स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। 2. अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए यदि राज्यसभा एक अपेक्षित प्रस्ताव पारित करती है तो एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, बशर्ते राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए यदि राज्यसभा एक अपेक्षित प्रस्ताव पारित करती है तो एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रुपए के अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कमजोर रुपया भारत के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। 2. कमजोर मुद्रा से आयातित खाद्य तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रुपए का अवमूल्यन। सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए। अतः कथन 1 सही है। हालांकि अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाह्य मूल्य में गिरावट से निर्यात में वृद्धि नहीं होगी। कमजोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है, साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 व्यक्तियों को मनमाने और पूर्वव्यापी आपराधिक विधि से संरक्षण प्रदान करता है। 2. भारत का उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि एक गैर नागरिक अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण पाने का हकदार नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 व्यक्तियों को मनमाने और पूर्वव्यापी आपराधिक विधि से बचाता है। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य वर्ष 1996 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक गैर नागरिक भी अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण पाने का हकदार है, क्योंकि इसमें व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के लिए केंद्रीय एवं राज्य नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपता है। 2. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश में दवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक और उपाय निर्धारित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और अधिनियम 1945 औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के लिए केंद्रीय और राज्य नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हैं। अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक और उपाय निर्धारित करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इससे आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा अवसंरचना पर निर्मित है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। 2. यह विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध निधि मार्गन और मर्चेंट भुगतानों को एक मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को IMPS यानी तत्काल भुगतान सेवा के बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। यूपीआई विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक मोबाइल एप्लीकेशन में विलय करने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विदेशों में इसके उपयोग की अनुमति देते हैं। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले देश हैं फ्रांस, UAE, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका तात्पर्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और विनिर्माण के लिए आवंटित धनराशि से है। 2. इसे उत्पादक और विकास को बढ़ावा देने वाला माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूंजीगत व्यय यह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, इमारतों, मशीनरी और उपकरणों जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, विनिर्माण या सुधार के लिए आवंटित धन को संदर्भित करता है। अतः कथन 1 सही है। इसे उत्पादक और विकास को बढ़ाने वाला माना जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और भविष्य में आय तथा रोजगार उत्पन्न करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO को मिलाकर किया गया था। 2. यह वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर किया गया था। अतः कथन 1 सही है। C रंगराजन समिति ने सर्वप्रथम सभी मुख्य सांख्यिकी गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव दिया था। यह वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, H1B वीजा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अमेरिकी नियोक्ताओं को ऐसे व्यवसायों में अप्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए उच्च स्तर के कौशल और कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। 2. H1B वीजा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है जिसके बाद वीजा धारक को वापस लौटने से पहले कम से कम 12 माह की अवधि के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। H1B वीजा कार्यक्रम अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार यह अमेरिकी नियोक्ताओं को उन व्यवसायों में अप्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए उच्च स्तर के कौशल और कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। अतः कथन 1 सही है। H1B वीजा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है जिसके बाद वीजा धारक को वापस लौटने से पहले कम से कम 12 माह की अवधि के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है या स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृषि क्षेत्र देश के 40% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। 2. PM किसान योजना में लगभग 10 करोड़ किसानों को उनकी तत्काल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि क्षेत्र देश के 40% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। अतः कथन 1 सही है। PM किसान योजना में लगभग 10 करोड़ किसानों को उनकी तत्काल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला शब्द डीप स्टेट का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। A. एक कानूनी रूप से गठित प्रशासनिक निकाय जो संवैधानिक आदेशों के तहत कार्य करता है। B. शक्तिशाली व्यक्तियों या संस्थाओं का एक गुप्त नेटवर्क जो पर्दे के पीछे रहकर सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। C. एक राजनीतिक सिद्धांत जो राज्य में शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देता है। D.
वैश्विक वित्तीय स्थिरता और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप स्टेट शब्द का तात्पर्य अनिर्वाचित नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की एक कथित शैडो नेटवर्क से है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सरकारी निर्णयों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्त रूप से काम करते हैं। विदेशी सरकारें अपने हितों के आधार पर कुछ देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और उदार मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। इसका नाम तुर्की शब्द डीरिन डेवलेट से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ डीप स्टेट होता है। तुर्की में इसका मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार पर हावी होने वाले गैर निर्वाचित तत्वों से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्मार्ट सिटीज मिशन को वर्ष 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे, जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मार्ट सिटी मिशन यानी SCM, इसे वर्ष 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे, जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाना है, अतः कथन 2 सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र यानी MFN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MFN के तहत किसी देश को सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए समान रूप से व्यापार बाधाओं को कम करना होता है। 2. ट्रिप्स समझौता द्वारा गैर भेदभाव सिद्धांत में अपवाद की अनुमति दी गई है, जिसे सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र उपचार के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।